मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, कल के अंक में हम लोगों ने समसामयिकी के मुद्दे पर बात किया था और बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि हमारे जितने भी चाहने वाले बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, हमारे मित्रगण हैं, उन्होंने 100% सही जवाब दिया। उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन लोगों ने कल का अंक देखा और जिनको जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी उनको व्हाट्सएप पे मैंने बाकायदा पूरा विस्तार से समझा दिया है। और एक सूचना मित्रों और बता दूं आपको कि लगभग 35 बच्चों ने एनसीईआरटी 35 बच्चे लड़के लड़कियां मिलाकर लगभग 35 बच्चों को एनसीईआरटी संस्थान से मिल चुका है। और जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है, पुरानी वाली एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, नई वाली एनसीईआरटी नहीं चाहिए, जिनके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी नहीं है वो हमारे नंबर 8299033374 पर बताएं और मैं उनको एनसीईआरटी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन कम से कम एक हफ्ते पहले बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो मित्रों, आज का भी अंक समसामयिकी का है। तो आज मैं लाया हुआ हूँ 27 जून 2020 शनिवार का पेपर का एनालिसिस। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं 27 जून 2020 के पेपर की कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पर। मुंबई विस्फोट के दोषी यूसुफ मेनन की मौत हो गई। 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में दोषी और भगोड़ा आरोपी टाइगर मेमन का भाई यूसुफ मेमन की महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित नासिक रोड केंद्रीय कारागार में शुक्रवार को मौत हो गई। मतलब यूसुफ मेनन अपराधी था। 1993 जो सिलसिलेवार बम विस्फोट हुआ था मुंबई में, उसका अपराधी था, उसकी मौत हो गई है। अगला पॉइंट है, भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को कहा कि इसने स्वदेश निर्मित उन्नत टारपीडो विध्वंसक प्रणाली मारीच को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। टारपीडो विध्वंसक प्रणाली मारीच को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है, जो अग्रिम मोर्चे के सभी युद्धपोतों से दागी जा सकती है। यह प्रणाली किसी भी टारपीडो हमले को विफल करने में नौसेना की मदद करेगी। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित मारीच प्रणाली हमलावर टारपीडो का पता लगाने, उसे भ्रमित करने और नष्ट करने में सक्षम है। मारीच को शामिल किया जाना स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में न सिर्फ नौसेना और डीआरडीओ के संयुक्त संकल्प का प्रमाण है, बल्कि यह सरकार की मेक इन इंडिया पहल तथा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने के देश के संकल्प की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मित्रों, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी और डीआरडीओ का इस वक्त निदेशक कौन है, इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और पीएससी के बच्चों के लिए खासकर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके बारे में हमको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिख के बताएं कि कब शुरुआत हुई, इसके थ्रू क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, क्या क्या इसमें लाभ हैं, सब बताएंगे। अगला पॉइंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में 5% गिरावट का अनुमान लगाया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ने आंकड़ा लगाया है। 1971 के युद्ध नायक परवेज रुस्तम जी का निधन हो गया है। एक प्रश्न आपके सामने निकल के आ रहा है, नेपाल हमारा मृत राष्ट्र है, उसने हमारी रोटी बेटी व सांस्कृतिक संबंध है। इसे आप लाइन ध्यान से सुनिएगा, उससे हमारी रोटी बेटी व सांस्कृतिक संबंध है नेपाल से। ये भी लाइन अभी हाल ही में लाइन किस मुख्यमंत्री ने कही है, तो वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, उन्होंने इसकी बात की है। तो मित्रों, अभी मौके पे भारत चीन का जो ध्रुवीकरण चल रहा है, मौके पर हर दिन वार्तालाप हो रही है उच्च स्तर पर, और कैसे चीन ने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि ऐसे देशों में छोटे छोटे स्टेशन बना के भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया है। और हाल ही में नेपाल उसके बहकावे में भी आ गया है। तो नेपाल भारत का क्या रिश्ता है, इसके बारे में एक बार आप लोग प्राच्य संस्कृति से उठा के और आधुनिक काल में क्या वर्तमान में परिदृश्य चल रहा है, इसके बारे में आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लिख के दिखाएं, क्योंकि ये प्री कम टू मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। और आप लोग एकदम फोकस के साथ इसको टारगेट करें और अच्छे से लिख कर दिखाने का प्रयास करें। आज मित्रों मैं डिस्कस करूँगा एक समसामयिकी पर, मोदी जी की चीन पॉलिसी में नेहरू की झलक। तो आइए देर न करते हुए, वीडियो को बहुत लेट न करते हुए, समसामयिकी में आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करता हूं। हाल ही में लद्दाख में हुए झड़प में कम से कम 20 भारतीय जवानों की मौत हो गई, जिससे चीन के प्रति हमारी सरकार की नीति की ओर ध्यान गया। इस रिश्ते के सैन्य, रणनीतिक और आर्थिक पहलुओं को मैं इन क्षेत्रों के कई अधिक योग्य लोगों पर छोड़ता हूँ। एक इतिहासकार के रूप में मैं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री की चीन नीति की अनूठी समानताओं की ओर ध्यान खींचना चाहता हूं। यह सब जानते हैं कि राजनीतिक विचारधारा के मामले में जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी दो भिन्न ध्रुवों पर खड़े हैं। मोदी हिंदू मुस्लिम सौहार्द के प्रति नेहरू की प्रतिबद्धता या वैज्ञानिक शोध और तकनीकी शिक्षा में उनकी दिलचस्पी से इत्तेफाक नहीं रखते।
अपने आलोचकों के प्रति मोदी का रवैया नेहरू की तुलना में कहीं अधिक अक्खड़ है। इन सारी असमानताओं के बावजूद हमारे सबसे बड़े और सबसे ताकतवर पड़ोसी के प्रति नेहरू और मोदी ने उल्लेखनीय रूप से एक जैसा रुख का प्रदर्शन किया है। हमारे पहले प्रधानमंत्री की ही तरह हमारे मौजूद प्रधानमंत्री ने भी इस विश्वास के साथ काम किया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ निजी दोस्ती विकसित करने से दोनों देशों के लोग भी एकजुटता के गहरे गठबंधन से बंध जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में माओ से तुंग और झाऊ एनलाई से वार्ता करने के लिए चीन गए थे। उनके मेज़बानों ने उन्हें लुभाने के लिए उनके स्वागत में बीजिंग की सड़कों पर करीब 10 लाख लोग इकट्ठा किए थे। बाद में नेहरू ने अपने एक मित्र को लिखा, चीनी लोगों की ऐसी ज़बरदस्त भावनात्मक प्रतिक्रिया मिली कि मैं अभिभूत हो गया। भारत लौटने पर नेहरू ने कोलकाता मैदान में एक विशाल आम सभा को संबोधित किया। वहां उन्होंने लोगों से कहा कि चीन के लोग जंग नहीं चाहते, वह लोग अपने देश को एकजुट करने और गरीबी से छुटकारा पाने में व्यस्त हैं। चीन में हुए भव्य स्वागत के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, या इसलिए नहीं हुआ कि मैं जवाहरलाल हूँ और मुझ में कुछ खासियत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ और चीनी लोगों ने अपने दिलों में जिसके प्रति प्यार सजो रखा है और जिसके साथ वह दोस्ताना संबंध बनाए रखना चाहते हैं। ऐसा लगता नहीं कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री ने इस भाषण के बारे में पढ़ा या सुना है। फिर भी इसकी भावनाएं अप्रैल 2018 में वुहान में शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद दिए गए नरेंद्र मोदी के भाषण में प्रमुखता से प्रतिध्वनित होती हुई थी। मोदी ने अति भावुक होकर अपने चीनी समकक्ष से कहा था, अनौपचारिक शिखर बैठक से अत्यंत सकारात्मक माहौल बना है और व्यक्तिगत रूप से आपने इसमें बड़ा योगदान किया है। यह भारत के प्रति आपके प्रेम का ही संकेत है कि आपने बीजिंग से बाहर चीन में मेरी 2 बार मेज़बानी की। भारत के लोग सचमुच गर्व कर रहे हैं कि मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसका स्वागत करने के लिए आप 2 बार राजधानी से बाहर आए। मोदी ने कहा कि कैसे भारत और चीन की संस्कृतियां नदियों के किनारे पर आधारित हैं, कैसे पिछले 2000 वर्षों में से 1600 वर्षों तक भारत और चीन ने वैश्विक आर्थिक विकास के लिए इंजन का काम किया है। वुहान की बैठक से पहले सितंबर 2014 में अहमदाबाद में भी एक बैठक हुई थी, जिसमें दोनों नेताओं ने साबरमती नदी के तट पर विशेष रूप से लगाए गए झूले में बैठकर बातचीत की थी। इसके बाद मई में मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चीन की पहली यात्रा की थी। यहाँ शंघाई में दिए भाषण में उन्होंने शी जिनपिंग के साथ अपनी दोस्ती को लेकर कहा कि 2 राष्ट्र प्रमुख जितनी आत्मीयता, निकटता और साहचर्य के साथ मिल रहे हैं, यह +1 है और यह वैश्विक रिश्तों की पारस्परिक बातचीत से अलग है और इस +1 दोस्ती को समझने में और इसकी सराहना करने में कई लोगों को वक्त लगेगा। मोदी और शी जिनपिंग के बीच पिछली शिखर बैठक अक्टूबर 2019 में महाबलीपुरम में हुई थी। इसके बाद भारत सरकार की वेबसाइट ने दोनों नेताओं की मुलाकात पर एक फ़ोटो गैलरी लगाई। इसके साथ किया गया ब्यौरा कुछ इस तरह था, 7वीं सदी में चट्टान को काटकर बनाए गए स्मारकों और मूर्तियों की पृष्ठभूमि में भारत और चीन के नेताओं ने नारियल पानी पिया और भारत चीन संबंधों के नए युग को लेकर उम्मीदें जताईं, जो कि दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग, विश्वास और एक दूसरे के महत्वपूर्ण हितों और आकांक्षाओं पर आधारित हैं। पिछले 6 वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी और शी जिनपिंग की 18 बार मुलाकात हो चुकी है। वुहान स्पिरिट, वुहान भावना, चेन्नई कनेक्ट, चेन्नई संपर्क या व्यक्ति नेहरू के हिंदी चीनी भाई भाई का अद्यतन संस्करण है। यदि भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन मित्र हो सकते हैं तो दोनों देशों के लोगों को मित्र होना चाहिए। यह तर्क इसी तरह आगे बढ़ा। नरेंद्र मोदी को अब पता चला हो कि जैसा कि जवाहरलाल नेहरू उनसे पहले समझ चुके थे कि चीनी सौहार्द और उसके इरादों पर भोले भाले तरीके से भरोसा करना गलत था। सितंबर 1959 में जब चीनी और भारतीय बलों के बीच सीमा पर संघर्ष छिड़ गया, तब आरएसएस के प्रमुख विचारक दीनदयाल उपाध्याय ने नेहरू की नाकाम चीन की नीति पर आलेखों की एक श्रृंखला लिखी थी। उपाध्याय ने व्यंग्य करते हुए लिखा था, केवल वही जानते थे कि किसी संकट को कब संकट न कहा जाए, बिना आग के कैसे धुआं निकाला जाए। उपाध्याय ने पूछा कि आखिर नेहरू की चीन नीति का काम कैसे हो गई? क्या यह सिर्फ लापरवाही है? क्या यह कायरता है? या फिर यह सैन्य कमजोरी है? वैचारिक अस्पष्टता और कमजोर राष्ट्रवाद से प्रेरित राष्ट्रीय नीति का नतीजा है। उनके ये उद्धरण ऑर्गेनाइजर में सितंबर 1959 में प्रकाशित उनके लेखों से लिए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय के प्रति नरेंद्र मोदी का अनुराग किसी से छिपा नहीं है। किसी को हैरत हो सकती है, यदि उपाध्याय जीवित होते तो क्या वह भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ और भारतीय जवानों की मौत के बारे में लिखते? क्या वह उसके लिए प्रधानमंत्री की लापरवाही, आत्मसंतुष्टि या कायरता या सैन्य कमजोरी या वैचारिक अस्पष्टता की जिम्मेदार ठहराते? सीमा में 1959 में हुए झड़पों में 3 साल बाद हुए युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की थी। अभी ऐसा नहीं लगता। हमारे शक्तिशाली और अप्रत्याशित पड़ोसी के साथ यह तनाव गणतंत्र के इतिहास के विशेष रूप से बुरे दौर में बढ़ रहा है। आर्थिक विकास
कई वर्षों से अवरुद्ध है और महामारी इसकी राह में रोड़े अटकाएगी। दुर्भावनापूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम ने हमारे सामाजिक ताने बाने को और अधिक नाजुक बना दिया है, जबकि लंबे समय से सहयोगी देश बांग्लादेश को बेवजह आहत कर दिया है। एक अन्य पड़ोसी नेपाल से हमारे रिश्ते सबसे बुरे दौर में हैं। हमारा चिर विरोधी पाकिस्तान लगातार नियंत्रण रेखा पर गड़बड़ी कर रहा है। सत्तारूढ़ दल मौजूदा प्रधानमंत्री को ऐसे प्रस्तुत कर रहा है मानो उनसे गलती नहीं हो सकती और उनकी नीतियां आलोचना से परे हैं। नेहरू ने खुद कभी दीनदयाल उपाध्याय को राष्ट्र विरोधी बताकर उनका मजाक बनाने के बारे में नहीं सोचा होगा, मगर सेना के अनेक पूर्व अधिकारियों को, जिन्होंने गलवा घाटी में हुई झड़पों से कई हफ्ते पहले लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर आगाह किया, दक्षिणपंथी ट्रोल और गोदी मीडिया निशाना बना रहा। हमारी आर्थिक नीति, हमारी सामाजिक नीति, हमारी विदेश नीति, इन सब पर नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है। इन्हें प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत आकांक्षाओं से नहीं बल्कि कठोर ज़मीनी हकीकत से लैस होने की ज़रूरत है। मित्रों, मोदी की चीन नीति मौके पे कैसी है, नेहरू की चीन नीति के, नेहरू की चाइना पॉलिसी और मोदी की चाइना पॉलिसी, इन दोनों के बारे में आप लोग ठीक से डिटेल में जान जाएं। मैंने जिन पॉइंटों को आज मैंने जिस वीडियो में आप लोग जो डिस्कशन किया उसको कई बार आप लोग देखें, पढ़ें और अपना विचार व्यक्त करें और कोशिश करें कि मोदी की नीति और नेहरू की नीति में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लिखने का प्रयास करें। और मैंने बार बार कहा है कि भारत और चाइना का जो ध्रुवीकरण चल रहा है, इनकी जो कंट्रोल लाइन रेखा है, इस पर जो आए दिन चाइना वाले घुसपैठ कर रहे हैं भारत के अंदर में, इसमें से प्रश्न प्री और मेंस में समझ लीजिए रख दिया गया है और ये पूछा ज़रूर जाएगा। मित्रों, अब भारत और उसके सीमाओं पर स्थित जो देश हैं उनमें चाइना का जो दखल कर रहा है, उसमें भी सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज मत करिए, इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करिए। जब तक लिखेंगे नहीं कोई भी चीज़ अभी क्लियर होने वाली नहीं है। तो आज मैंने जिस पेपर का भी डिस्कशन किया है, कल के पेपर में मैं कल बृहस्पतिवार है, कल मैं जितने भी इधर बाकी के दिन हैं सारे करंट अफेयर्स एक साथ डिस्कस करने का पूरा प्रयास करूँगा। और फ्राइडे को आपकी इंडियन पॉलिटी की क्लास होगी, जहाँ से मैंने बंद किया था उसके आगे इंडियन पॉलिटी में करूँगा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन, और संडे को आपका मोटिवेशन क्लास होगा। अगर मन हुआ तो मोटिवेशन होगा, नहीं तो पॉलिटी चलता रहेगा। और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपका हिस्ट्री चलेगा और थर्सडे को फिर से जो इधर के करंट होंगे बीच में, मैं उनको फिर से आपको जोड़ने का प्रयास करूँगा। और मित्रों, मौके पर जो कोरोना महामारी से संपूर्ण देश पीड़ित है, मैं अपने वीडियो के अंत में आप लोगों को आगाह ज़रूर करता हूँ कि मौसम बदल रहा है, मौसम का मिजाज बदल रहा है, दिन में गर्मी हो रही है तो रात में सर्दी हो रही है। तो आप लोग भी थोड़ा अपने आप को बचा के रखें। फ्लू का मौसम चल रहा है, थोड़ा ध्यान दें कि कैसे अपने शरीर को बचाना है, कैसे हमको पढ़ना है, क्योंकि एक एक दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और है भी। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो समय न व्यतीत करते हुए अपने पढ़ाई में संलग्न रहें। 5 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, पूरे ईमानदारी, आत्मनिष्ठा, संयम के साथ पढ़ें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सफलता की सीढ़ी पर हर दिन, हर कदम आपका सफलता की तरफ होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।